Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 जून 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, गोदावरी रिवर को काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना यह है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया है एपीईसी के थ्रू, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो शंघाई के अंदर है, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट बोलता है। अब यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन ये बोलता है वन ओनली, ऑप्शन बी बोलता है टू ओनली, ऑप्शन सी बोलता है दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी बोलता है दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो पेज नंबर 1 पर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो इतना ज़्यादा लेट इसलिए हो गया क्योंकि यार मैं ऑलरेडी 1 घंटा 14 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं से कहीं तक साउंड नहीं आए। इसकी वजह से मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इनफैक्ट मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन भी है। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हाँ मैंने वाकई में वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि यार देखो काफ़ी सारे लोगों से हद होती है बहुत ज़्यादा। मतलब तुरंत मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ में एक मैसेज शेयर किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैंने अभी तुरंत ये मैसेज शेयर किया था 7:06 पर कि वीडियो आज का जो है लेट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें कहीं भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद ही मेरे पास यहाँ पे टेलीग्राम पर मैसेज आता है। मैं उन लोगों को ब्लॉक भी करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया है कि यार बहाने मार रहा है ये और वो। तो यार देखो मैं क्यों बहाने मारूंगा, क्योंकि जब यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ। आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। मैं इस वीडियो को अगर प्ले करूँ ना तो ये एग्जैक्टली देखो आप, ये वीडियो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था और ये कितनी देर का है आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। मैं यहीं पे पॉज कर देता हूँ वीडियो को, ये आप लोग देख पाओगे लगभग 1 घंटे 14 मिनट का ये वीडियो है। और मैंने आपको 7:06 पर मैसेज किया है, तो मतलब मैं अपलोड करता तो वो यहाँ पे 7:15 तक वीडियो अपलोड हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें कहीं से कहीं तक भी साउंड नहीं आया, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे ये दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे पास खुद मैसेजेस आए कि यार तेरा यही ड्रामा है ये और वो है कि यार मेरे बीच में थ्रोट में पेन था काफ़ी ज़्यादा, तो वीडियोज़ लेट होते थे। बट आज वीडियो ये मतलब ऐसे ही आज ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या ही बताऊँ मैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये इनके ऊपर फोकस नहीं करना है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं और अपनी फेक आईडी से, मतलब फेक नाम से यहाँ पर कैसी कैसी आईडी बना लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार से मैसेज करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पे सपोर्टर ज़्यादा हैं तो उनके तरफ मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। प्लस उन लोगों को मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ब्लॉक भी करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी सारे लोगों को मैंने ब्लॉक ऑलरेडी कर भी दिया है। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, 1 घंटे 14 मिनट का ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी साउंड नहीं आया। इसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आता है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। मेंशन किया जाता है गिग इकोनॉमी के बारे में या फिर गिग वर्कफोर्स के बारे में। ये सब कुछ क्या है डिस्कस करेंगे। बट करंट इशू क्या है, करंट इशू यह है कि देखो इंडिया का जो गिग वर्कफोर्स है वो 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए नीति आयोग ने यहाँ पर रिकमेंड करे हैं कुछ स्टेप्स को। उन्होंने ये बोला
कि जो ये गिग वर्कर्स हैं इनको यहाँ पे एक सपोर्ट देना चाहिए, जैसे कि इनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, पेड लीव देनी चाहिए। तो एक प्रकार का ओवरऑल इनको एक सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये जो गिग वर्कफोर्स है ये बढ़ने वाला है। आने वाले टाइम पर लगभग यहाँ पे 2029-30 तक बताया जा रहा है, तो लगभग 2030 तक 2.35 करोड़ के आसपास ये हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पर रिपोर्ट ये बोलती है कि 47% के आसपास जो गिग वर्क हैं वो मीडियम स्किल जॉब्स के अंदर हैं, 22% के आसपास हाई स्किल जॉब्स में है और 31% के आसपास आपको लो स्किल जॉब्स में देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम पर ये इंक्रीज़ होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ये तो हो गया हमारा करंट इशू। अब इसको यहाँ पे स्टैटिक से कनेक्ट करना है, इसके बैकग्राउंड डेटा से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये गिग वर्कफोर्स क्या होता है, गिग वर्कर्स कौन होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या है, इसको जानते हैं। गिग इकोनॉमी बेसिकली एक फ्री मार्केट सिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, गिग इकोनॉमी के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहा है वो उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली टेम्प्रेरी पोजीशन देखने को मिलती है, या फिर उसकी जो जॉब है वो टेम्प्रेरी बेसिस पर है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्कर काम करता है इस गिग इकोनॉमी के अंदर। जो इस गिग इकोनॉमी में काम करता है वही यहाँ पर हमारा गिग वर्कर कहलाता है। अब फिलहाल एक रिपोर्ट आती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 15 मिलियन के आसपास आपको ये गिग वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, शेयर्ड सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर में। बाकी इंडिया का जो ये गिग सेक्टर है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि इंडिया के प्रति काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट ये कर सके। जैसे बोला जा रहा है कि देखो एस्टिमेशन यहाँ पर यह है कि 56% जो नई एम्प्लॉयमेंट यानी नया रोज़गार इंडिया के अंदर जनरेट हुआ है वो बेसिकली गिग इकोनॉमिक कंपनीज़ के थ्रू किया गया। यानी कि जो गिग इकोनॉमी ने आपको बताया, अब गिग इकोनॉमी के अंदर जो भी कंपनी होगी वो कैसी जॉब देगी, शॉर्ट टाइम बेसिस पर देगी, है ना। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इन कंपनीज़ में काम करेगा उनकी जो जॉब्स वगैरह वो टेम्प्रेरी बेसिस पर होंगी, वो इंडिपेंडेंट वर्कर्स होंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी जॉब्स जनरेट की गई हैं, लेकिन ध्यान रखना वो कौन सी जॉब हैं, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वाली। ठीक है, तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कर्स को सबसे ज़्यादा जॉब्स मिली हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया। तो इंडिया के अंदर गिग सेक्टर का ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर है क्या। अब देखो अलग अलग कॉलर्स के नाम से यहाँ पर ये जॉब्स को डिनोट किया गया है। मैं आपको ब्लू और वाइट कॉलर के साथ साथ बाकी सारे और भी जॉब्स के बारे में बताऊंगा, आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज़, जब हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर के बारे में चर्चा करते हैं तो ब्लू कॉलर वर्कर वो वर्कर है जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो एक मजदूर है, जिसको यहाँ पे घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसके बाद में आता है वाइट कॉलर वर्कर, ये बेसिकली एक सैलरीड प्रोफेशनल है, यानी एक ऑफिस वर्कर आप लोग कह सकते हो। उसके बाद में आता है गोल्ड कॉलर वर्कर। गोल्ड कॉलर वर्कर नाम से ही पता चल रहा है, कुछ हाई स्किल्ड नॉलेजेबल पर्सन्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह हो गए। उसके बाद में ग्रीन कॉलर वर्कर, अगेन नाम से ही पता चलता है ग्रीन बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो बिल्कुल जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं, सोलर पैनल्स, ग्रीन पेस, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के लिए, तो यहाँ पर वो सब ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। उसके बाद में पिंक कॉलर वर्कर, अगेन नाम से पता चलता है ये बेसिकली वेमेन वर्क से संबंधित है और खासकर ये लो पेड जॉब्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद में रेड कॉलर वर्कर कौन होते हैं, जो जितने भी यहाँ पे सरकारी वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो सारे यहाँ पर रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। उसके बाद में ओपन कॉलर वर्कर यहाँ पर कौन होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे घर से काम कर रहा है, ओपन वे में काम कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद में आता है स्कारलेट कॉलर वर्कर। ये बेसिकली एक ऐसा टर्म है, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कॉलर वर्कर्स के बारे में आपने जान लिया। अब जब गिग सेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं तो इंडिया के अंदर में आपको ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कर्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा जॉब्स जनरेट करी गई हैं गिग इकोनॉमी के अंदर में। अब बोला यह जाता है कि जो ये गिग इकोनॉमी है ये लगभग 90 मिलियंस के आसपास जॉब्स जनरेट कर सकती है नॉन फार्म सेक्टर में। यानी एक हो गया फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर से हट के जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स जनरेट की जा सकती हैं। और बोला यह जाता है कि इंडिया की जीडीपी में लगभग यहाँ पे हमारी जो ये गिग इकोनॉमी है वो 1.2% के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे सकती है। प्लस इंडिया का जो गोल है 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी तक पहुंचाना, उस गोल के अंदर भी ये जो गिग इकोनॉमी सेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कहोगे काफ़ी अच्छी चीज़ है गिग इकोनॉमी, ठीक है। अब गिग इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो इस सेक्टर के सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अनरेगुलेटेड नेचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वर्कर्स है वो टेम्प्रेरी बेसिस पर हैं,
तो उनकी जॉब की सिक्योरिटी बहुत कम होती है और काफ़ी कम बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो वर्कर्स हैं इनको यहाँ पर काफ़ी सारे स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर टैलेंटेड है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी सारे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती है। तो ये यहाँ पर एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स के बारे में डिटेल से समझा है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना यार। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, आज भी आप लोग को यहाँ पर अचीव करवाना। आज वीडियो काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग लाइक करोगे तो वीडियो आगे जाके प्रमोट होता है, ठीक है ना। अब बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपने आज का थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है? दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, ठीक है ना। अब खतरनाक जहर मैंने क्यों लिखा ये आपको पता ही है। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं या फिर जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं हमारी बॉडी के लिए। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, इसको लेकर ना इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है डिटेल से। इसी वजह से मैंने आर्टिकल उठाया। मैंने सोचा आप तक यहाँ पर ये सारी बातें पहुँचानी चाहिए। तो सरकार की स्टडी यहाँ पे बोलती यह है कि जो ये बॉटल्स हैं, खासकर लगभग आपको ये जो कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड्स हैं, 5 ब्रांड्स के नाम लिए गए। मैं यहाँ पर किसी ब्रांड्स का नाम नहीं लेने वाला हूँ, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो इन बॉटल्स के अंदर टॉक्सिन्स पाए गए हैं। टॉक्सिन्स यानी जहर पाया गया है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर में। तो ये इतनी मतलब ख़तरनाक देखने को मिलती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बहुत सारे लोग तो यार इसके एडिक्टेड होंगे, बहुत सारे लोग तो पीते होंगे बहुत ज़्यादा ही। और उनसे बस खाली यही मैं कहूँगा कि यार कम कर दो, और कम करते करते ख़त्म ही कर दो। वैसे पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक रिपोर्ट नहीं है, ये ऐसी हज़ारों रिपोर्ट है जो कि बताती हैं कि यार ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो ये कोल्ड ड्रिंक्स है हमारी। मैं आपको बताऊं कैसे ख़तरनाक है, इससे दिक्कत क्या क्या है। तो रिपोर्ट ने ये बताया इसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे लेड। अब आप कहोगे लेड तो और भी चीज़ों में मिलता है, ठीक है, वो एक लिमिटेड वे है, ठीक है, बॉडी के अंदर एक लिमिटेड वे में चीज़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। लेड बहुत ज़्यादा मात्रा में, और WHO यहाँ पर खुद ऑफिशियल बता चुका है कि लेड जो है वो डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है और ख़ासकर बच्चों की हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। और बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर एडिक्टेड आपको देखने को मिलेंगे इन कोल्ड ड्रिंक से। लेड के साथ साथ कैडमियम, क्रोमियम, इन जैसे यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में। उसके बाद में दूसरी चीज़ बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपकी हड्डियां गलने लगती हैं और बोन की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो आप कहोगे ये क्या बकवास है, कोई कारण है इसके पीछे का? हाँ, कारण है। वो ये है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी है, और वो थोड़ा ही ज़्यादा मात्रा में, जो कि बॉडी की हड्डियों को गला देता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लगभग आप कह सकते हो आधे लीटर से भी कम की 250 से 300 ml की जो यहाँ पर बॉटल आ रही है, उसके अंदर जो चीनी की मात्रा है वो लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतनी ज़्यादा चीनी ज़री सी बॉटल के अंदर मिल रही है। तो अब जितनी ज़्यादा चीनी बॉडी के अंदर जाएगी उतना ज़्यादा फैट स्टोर होगा, तो इससे वेट गेन वाली सिचुएशन भी क्रिएट होती है। और ये गंदा वेट गेन है, कोई हेल्दी वेट गेन नहीं है, ये डर्टी वेट गेन है। उसके बाद में यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह है कि देखो, ये जो है ना, ये एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है। अब आप कहोगे कार्बोनेटेड मतलब क्या होता है? मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो है क्या, ये जो कोल्ड ड्रिंक है तो ये पानी ही ना। पानी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, गैस डाल के उसको बंद कर दिया। हालांकि इसमें कुछ फ्लेवर्स वगैरह भी ऐड कर दिए, चीनी वगैरह भी ऐड कर दी। तो बेसिकली यहाँ पर पता है कोल्ड ड्रिंक को बनाने की जो कॉस्ट है 2 से 3 रुपये पड़ती है। 2 से 3 रुपये, 200-300 नहीं, 2 से 3 रुपये। बाकी आपको ये कितनी महंगी मिलती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट लगती नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा रोल निभाया जाता है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, जो कि अगेन मैंने आपको बताया काफ़ी हद तक हार्मफुल मानी जाती है बॉडी के लिए। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हो तो इससे बचना है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्वियस ही बात है आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये हमें पता है, उस पता होने के बावजूद भी इन चीज़ों का कंजम्पशन कर लेते हैं। यार कोई हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ो, हेल्दी फूड को खाओ, क्योंकि एट द लास्ट जो चीज़ आप खाओगे ना वही बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, वही बॉडी के ऊपर दिखाई पड़ती है। तो अच्छा खाओ, अच्छा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और ख़ास बात यहाँ पर यह है ना कि आपका जो ब्रेन है वो भी अच्छी तरीके से वर्क करेगा,
ठीक है ना। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन थी, इसी वजह से मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेम पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पर यह है कि देखो अभी G7 समिट चल रहा है। G7 समिट हुआ, यहाँ पे हमारे पीएम को इनवाइट किया गया और हमारे पीएम मोदी ने यहाँ पे एक स्पेशल सेशन के अंदर एक अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट यह है कि हमें क्लीन एनर्जी सेक्टर की तरफ काम करना चाहिए। यानी आज के टाइम पर जो हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो उसको ना कर क्लीन एनर्जी को अपनाएं। क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ने में एक तरीके से ये जो क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो हमको मददगार साबित होगा। फिर मेंशन किया जाता है कि ये जो G7 समिट है अब की बार का, इसमें इंडिया जो है बेसिकली एक गेस्ट कंट्री है। इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और सेनेगल, ये सारे गेस्ट अब की बार देखने को मिले हैं। ठीक है ना। तो ये दो आर्टिकल फ्रंट पेज पर देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 से आप लोग रिलेट कर सकते हो। यार देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हो सकता है ना कि यार जो ये वीडियो है शाम वाला जो वीडियो है मैं अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है। तो हो सकता है कि मैं शाम वाला वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ। वैसे पूरी कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर का वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है कि ना कर पाऊँ, क्योंकि थ्रोट में पेन ज़्यादा हो रहा है। अब मेंशन करता है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अभी लगभग $250 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है। अब ये जो लोन है ये इंडिया के पास में आएगा, तो इंडिया कहाँ पे खर्चेगा ये पैसा? ये अपनी रोड सेफ्टी के ऊपर खर्चेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चेगा। तो वर्ल्ड बैंक की साइड से ये लोन अप्रूव किया गया। अब ये जो पैसा है ये कहाँ पर कौन कौन से राज्य में खर्चा जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर ये पैसा लगाने वाले हैं। तो बस इतनी सी बात थी। वर्ल्ड बैंक ने एक लोन अप्रूव किया है जो कि हमारे पास आ रहा है, और इसका जो मैच्योरिटी ऑफ पीरियड टाइम है वो 18 ईयर्स का है। यानी हम लोगों के पास में काफ़ी समय है इस पूरे लोन को चुकाने का। ठीक है, तो उस लोन को हम आराम से चुका सकते हैं आने वाले टाइम पे। बट अभी के लिए इंडिया की रोड सेफ्टी के लिए ये स्टेप उठाया गया। अब इसी के साथ में आपको करना क्या है, देखो ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया। अब इस आर्टिकल के संबंधित में कोई भी क्वेश्चन बन तो नहीं सकता है, आप लोग ही पता है। बट आपको पढ़ना क्या है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि देखो ये जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ वगैरह हैं इसको लेकर हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, और इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। जब हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1944 के अंदर। इसी कॉन्फ्रेंस के तहत यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। मतलब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, दो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था। एक तो हमारा IBRD था, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद में कुछ टाइम बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग और भी इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। जब करंट टाइम पर वर्ल्ड बैंक की बात होती है तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका काम क्या है, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद IDA है, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका काम क्या है, जो गरीब देश हैं उनको यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, उनको उधार प्रोवाइड करवाता है, उनको सपोर्ट करता है। तो इन दोनों से मिलकर यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में भी ज़रूर से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की जा रही है, इंडिया और मलेशिया दोनों ने मिलकर मंडे में यानी कि कल के दिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कौन कौन थे, तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम भी यहाँ पर हिशामुद्दीन तून हुसैन करके लिखा हुआ है। तो दोनों ने ही यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करी। दोनों ही डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियस सी बात है क्या चर्चा हुई होगी, इंडिया मलेशिया के डिफेंस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के बारे में चर्चा की गई है। और मेंशन ये किया गया है कि देखो जो दोनों कंट्रीज़ हैं इन्होंने ये बोला कि हम लोग HADR दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को जो है अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ इसको अपग्रेड करेंगे, यानी कि देखो कोई भी यहाँ पर डिज़ास्टर वगैरह आता है तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, डिज़ास्टर से लड़ने के लिए यहाँ पर ऑपरेशंस लॉन्च करे जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो इसको अपग्रेड करने के बारे में चर्चा की जा रही है। मतलब आने वाले टाइम पर इंडिया मलेशिया के जो डिफेंस रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस इतना ही नहीं पढ़ना है इस आर्टिकल में, तो इतना ही है। इसके अलावा आपको इंडिया मलेशिया के रिलेशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, दोनों कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो एस्टेब्लिश हुए थे 1957 में, तब
से ही दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस मजबूत हैं। करंट टाइम पे दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में जब चर्चा होती है तो दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये जो CECA एग्रीमेंट है ये बेसिकली एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पता ही है, दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस वगैरह लगा रहे हैं। अब जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस ड्यूटीज़ वगैरह है वो सब हटा दी जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है मलेशिया के साथ में। साथ ही साथ में देखो मलेशिया जो है वो आसियान ग्रुप का एक हिस्सा है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 कंट्रीज इसके अंदर, तो मलेशिया यहाँ पर इसका हिस्सा है। और पूरे के पूरे आसियान ग्रुप के साथ में भारत ने ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो मलेशिया के साथ में व्यापार को लेकर हमारे रिलेशंस काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। हालांकि जो भी व्यापार का मामला है इसमें मलेशिया को थोड़ा फ़ायदा होता है, मलेशिया थोड़ा मतलब व्यापार मलेशिया के फेवर में रहता है। बाकी डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों देशों के बीच में यहाँ पर एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास होता है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ध्यान रखना, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था अक्टूबर 2010 में। मलेशिया की सरकार ने यहाँ पर जो इंडिया का आयुष सिस्टम है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इस कॉन्सेप्ट को अपने देश में बढ़ाया है। प्लस ये जो आयुष सिस्टम है वो करंट टाइम पे मलेशिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, अब पहले हम लोग अपने एडिटोरियल्स को देखते हैं क्योंकि आज के एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे पास 4 से 5 एडिटोरियल निकल कर आते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग सा है, अच्छे से कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोग को दूंगा। देखो एडिटोरियल सिर्फ पढ़ लेना यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं देगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको एडिटोरियल पढ़कर वहाँ से अगर कुछ पॉइंट्स मिल जाएं तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। वो उसमें मैं आपकी मदद करूँगा कि एडिटोरियल के कुछ पॉइंट्स जो है वो निकाल कर मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा PDF के अंदर में। PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। वैसे आज भी हो सकता है मैं ऑफिशियल न्यूज़पेपर का ही PDF आप लोगों को दे दूं। तो करना क्या है, PDF को डाउनलोड कर लेना, प्लस एडोब एक्रोबैट जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। और इस ऐप में जैसे आप इस PDF को ओपन करोगे ये वाला यहाँ पे सिंबल दिखेगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो भी अभी आपको नीचे दिख रही थी वो सब ओपन हो जाएंगी। तो इस आर्टिकल में फ्रीबीज़ के बारे में चर्चा की गई है कि पॉलिटिक्स के अंदर फ्रीबीज़ क्या होता है, इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स है और उसके नेगेटिव्स भी हैं, दोनों को ही डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोनों एडिटोरियल बहुत ज़बरदस्त हैं। एक एडिटोरियल यह है फ्रॉम हायर टू हायर एजुकेशन। ये बात करता है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हायर एजुकेशन को डिजिटलाइज वे में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन कोर्सेज लाने के बारे में कोशिश की जा रही है। ऑथर बोलते हैं ये बिल्कुल भी सही स्टेप नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक आर्टिकल ये है, ये एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया जाता है कि अभी आप देखोगे 2 समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं। एक तो G7 समिट है जहाँ पे हमारे PM मोदी गए। अब G7 समिट के बाद में हमारे PM मोदी UAE के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने इंडिया और UAE के दोनों के रिलेशंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है, तो दोनों के रिलेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल ये है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, ये हमारे काम का नहीं है। फिर एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये बात करता है स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बारे में जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इसको लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है, तो मैं आपको डिटेल से इस स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बारे में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। तो 28 जून का डेली मेंस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। मेरा फोकस यही है कि जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसको लेकर हर एक टॉपिक को लेकर आपके पास में एक आंसर राइटिंग तैयार रहे। तो अभी एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही है, वो है अबॉर्शन लॉज, क्योंकि US के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1973 के जजमेंट को पलट दिया। तो आपको बताना यह है कि ये जो जजमेंट पलटा गया है इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करना। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि आपको इसके साथ में डिस्कस करना है इंडिया के अंदर जो भी अबॉर्शन लॉज हैं उसके बारे में। तो भारत के अंदर अबॉर्शन लॉज कौन कौन से वो भी आपको बताना है, अबॉर्शन को लेकर क्या क्या कानून है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आप 250 शब्दों में लिखना, और आंसर लिखने के बाद में आप लोग टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करना, आपको ग्रुप मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग वाला, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे 15 से 17 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर लिखते हैं। आप लोग भी आंसर लिखकर एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो। चलो
पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो स्टरलाइट कॉपर प्लांट चर्चा में आ चुका है। देखो ये जो कॉपर प्लांट है ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। कॉपर प्लांट नाम से पता चल रहा है कॉपर का प्रोडक्शन ये करता था। तो आपको ये करता था क्यों बोला, क्योंकि ये बंद हो चुका है। देखो हुआ क्या, ये 20 साल से कॉपर प्लांट काम कर रहा था। बीच में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, वो क्यों हुआ वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ये बात है मई 2018 की। मई 2018 में बवाल इतना ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी लोग मारे भी गए इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। और लोगों ने मिलकर, जो लोकल पीपल थे, इस कॉपर प्लांट को बंद करवा दिया। तो 2018 के अंदर ये कॉपर प्लांट हो जाता है बंद। तमिलनाडु की सरकार इसको यहाँ पर सील कर देती है। तो अभी बीच में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस कॉपर प्लांट को वापस से रीओपन करने के बारे में चर्चा की जा रही थी, तो इसलिए चर्चा में आया। लेकिन अब फिर से आज को चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉपर प्लांट का जो कंपनी है वो वेदांता ग्रुप है। तो वेदांता ग्रुप ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब हम लोग इस पूरे प्लांट को बेचने वाले हैं। तो इसी वजह से चर्चा में कि अब इस प्लांट को बेच दिया जाएगा। तो और मतलब इसी कारण की वजह से क्या हुआ है, इस स्टरलाइट कॉपर प्लांट का जो डिटेलिंग्स वगैरह वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं। इसका इतिहास बताया है कि इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आगे आते हैं। अब पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टरलाइट कॉपर प्लांट को क्यों बेचा जा रहा है। अब बेचा जा रहा है, इससे पहले जानना होगा कि इस पूरे के पूरे प्लांट को क्यों बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, जब आप लोग यहाँ पर देखते हो, मैंने आपको बताया ये एक कॉपर प्लांट है, कॉपर का प्रोडक्शन करता था, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यहाँ पे क्या होता है, मई 2018 में बंद कर दिया जाता है क्योंकि लोग यहाँ पे इसको बंद करवा देते हैं। लोगों ने इस प्लांट के अगेंस्ट में यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह भी दर्ज करवाई थी। ऐसा क्यों, देखो 20 साल से प्लांट चल रहा था और लगातार इसने बहुत सारा पोल्यूशन किया, लेकिन बीच में यहाँ पर स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब हुई। कैसे, तो जो प्लांट के आसपास के लोकल पीपल थे, जो लोग रह रहे थे, वो लोग यहाँ पर ऑब्ज़र्व ये कर रहे थे कि हर सुबह 3 बजे इस प्लांट से बहुत जहरीली गैस निकल रही है। मतलब एक गैस निकल रही है जिसकी बदबू बहुत ही ज़्यादा गंदी है, इतनी गंदी कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोग क्या कि वहाँ पे जो आसपास की गाय भैंस है, लोगों के पास में जो लोगों ने पाल रखी है, जब उस गाय भैंस को कोई खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, तो वो मना कर दे, वो कुछ भी ना खाए पिए। तो इस प्रकार से गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही थी इस प्लांट से। तो मतलब हर सुबह 3 बजे यहाँ पर ये गैस रिलीज़ की जाती थी। अब इसी चक्कर में यहाँ पर कंप्लेंट दी गई इस प्लांट के अगेंस्ट में। तो इस प्लांट ने बोला भाई हम तो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वाटर टैंक्स, कम्युनिटी सेंटर्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई यहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, और कॉपर के प्रोडक्शन होते वक्त बहुत सारा पोल्यूशन ऑब्वियस ही बात है रिलीज़ होता है। कॉपर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बहुत आराम से पास होते हैं, तभी तो हम देखते हैं कॉपर के वायर्स बेस्ट वायर्स होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉपर प्लांट की, तो कॉपर का प्रोडक्शन करते वक्त क्या होता है, यहाँ से सल्फ़र ऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। तो यहाँ पे सल्फ़र ऑक्साइड गैस ही रिलीज़ हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक थी। तो लोगों ने देखा यार हम तो रह ही नहीं पा रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर। खूब प्रोटेस्ट किया लोगों ने, प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि दंगे बदल गया, 13 लोगों की जान भी चली गई। और उसके बाद में 2018 में इस प्लांट के ऊपर सील लगा दी गई तमिलनाडु की सरकार के थ्रू। अब क्वेश्चन यह है कि अब इस कॉपर प्लांट को क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि 2018 में बंद कर दिया गया था, 4 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक कंपनी है, इस कंपनी का कहना यह है कि सर अगर हम इस कंपनी को, इस पूरे प्लांट को ओपन करते हैं तो इसमें 800 से 1000 करोड़ रुपए चाहिए इस पूरे प्लांट को वापस से नए करने में। तो कौन लगाएगा इतना पैसा, इससे अच्छा बेच ही दो। तो इस वजह से यहाँ पर बेच रहे हैं। क्लियर हो गया ये भी। अब सर आगे आते हैं, अगले पॉइंट पर मेंशन किया गया कि देखो कंपनी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे कंपनी ने कि बहुत पोल्यूशन किया है, लेकिन कंपनी यहाँ पर अपने इल्ज़ाम को बचाती भी आई है कि नहीं नहीं हमने कोई पोल्यूशन नहीं किया। लेकिन वाकई में काफ़ी सारा पोल्यूशन यहाँ पर इस स्टरलाइट कॉपर प्लांट के थ्रू हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और निकल कर आता है कि ये जो प्लांट बंद हुआ है इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा। तो आपको मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे जान के इस प्लांट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। पता है ये प्लांट जब चल रहा था तो उस समय पर इंडिया जो है कॉपर का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, यानी हम लोग कॉपर को एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि यहाँ पे बन रहा था, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब ये प्लांट बंद हुआ और प्लांट बंद होने के 4 साल के अंदर अंदर इतना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा कि भारत कॉपर का इम्पोर्टर बन गया।
हम लोग आज के टाइम पर वही कॉपर जो बेचते थे वही कॉपर बहुत महंगे दाम पे खरीद रहे हैं। ये इसका एक खतरनाक सा इम्पैक्ट पड़ा है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। प्लस यहाँ पे इसी प्लांट से फॉस्फोरिक एसिड का सप्लाई हो रहा था। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर मिलता था इस प्लांट से, जो कि हम लोग अपने खाद के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिचुएशन ये हो गई कि आज के टाइम पर हम लोग इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, कोविड-19 के टाइम पर यह प्लांट वापस से चर्चा में था। मैं आपको बता दूं, ये स्टरलाइट प्लांट ये 27 अप्रैल 2021 के आसपास चर्चा में था। क्यों चर्चा में था मैं आपको बताता हूँ। 27 अप्रैल 2021 एक ऐसा समय था जहाँ पे कोविड का बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा था। बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे थे। कोविड का सेकेंड वेव अपनी पीक पर था। रोज़ाना 50-60 हज़ार केसेस निकल कर आ रहे थे। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन ये दे दी थी कि भाई ये जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है इसको चालू कर दो और इसमें से आप ऑक्सीजन प्लांट्स को बेसिकली रीओपन करो, यानी ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाओ, ऑक्सीजन को लेकर काम किया जाए। क्योंकि उस समय पर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, आपको पता होगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी की वजह से ही लोगों की जान जा रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने के बारे में चर्चा की गई थी। तो ये उस समय भी चर्चा में था। स्टरलाइट कॉपर प्लांट पिछले 2 साल से रेगुलर बेसिस पर चर्चा में है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्लांट को लेकर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखनी है तो ये मैंने पॉइंट वाइज डेटा प्रोवाइड करवा दिया, यानी इस एडिटोरियल के कुछ की पॉइंट्स, और वो की पॉइंट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। वहाँ से प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एडिटोरियल सिर्फ पढ़ना मैंने आपको बताया आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको यहाँ पे जानना और उसमें से पॉइंट्स निकाल कर लिखना, वो चीज़ हेल्प करेगी। तो जैसे अब ये एडिटोरियल है, इस वाले एडिटोरियल के अंदर आप चीज़ों को सिर्फ पढ़कर ही निपटा सकते हो, लेकिन जहाँ पे लिखने की चीज़ होगी वहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको डिटेल से चीज़ें बताऊँगा भी और आपको कंटेंट प्रोवाइड भी करवाऊँगा। नाउ ये जो अगला एडिटोरियल है ये लिखा गया है फुरकान कमर साहब के थ्रू। इनके बारे में आप पढ़ना चाहो तो डिटेल से पढ़ सकते हो। एक फॉर्मर एडवाइज़र हैं एजुकेशन के लिए इन द प्लानिंग कमीशन। इन्होंने बोला मेरे जो व्यूज़ हैं वो पर्सनल हैं और ये क्या बोलते हैं, चलो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस एडिटोरियल के अंदर फुरकान कमर साहब ने फोकस किया है हायर एजुकेशन के ऊपर। देखो, अब की बार का जो बजट है 2022-23 का, इसमें एक अनाउंसमेंट किया जाता है। अनाउंसमेंट ये है कि हायर एजुकेशन को हम लोग यहाँ पर डिजिटलाइज वे में आगे बढ़ाएंगे, यानी हम लोग डिजिटल यूनिवर्सिटी का एक शेप देने वाले हैं। यानी जो कोर्सेज वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है। अब ऑथर यहाँ पर इस चीज़ के अगेंस्ट में है। यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या है कि देखो, जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर छूट दी है और एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया। जैसे पहले एक यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए जो लैंड का रिक्वायरमेंट था वो 40 एकड़ के आसपास था, उसको कम करके 5 एकड़ तक का कर दिया गया है, क्योंकि चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन वे में आगे बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे जो कोर्सेज़ को ऑफ़र करेंगी वो ऑनलाइन मोड में करेंगी। तो हायर एजुकेशन को ऑनलाइन की तरफ बढ़ाने का सरकार का एक ये स्टेप है। ऑथर ये बोलते हैं कि देखो, करेंट टाइम पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, और अगर आप लोग देखो तो ये जो सरकार का स्टेप है ऑनलाइन की तरफ बढ़ने का वो कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं, ये यहाँ पे ऑथर का कहना है। क्योंकि ये एक नॉन फॉर्मल मोड हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप ऑनलाइन जा रहे हो, नॉन फॉर्मल मोड है। अगर अभी करंट टाइम पे क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टीचर्स के साथ में फेस टू फेस बातचीत होती है, तब पढ़ाई होती है, वो यहाँ पर एक फॉर्मल मोड है। लेकिन ऑनलाइन वे में एक ये नॉन फॉर्मल मोड है। फिर ऑथर मेंशन करते हैं, अगर आप ऐसे आगे जा ही रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ को आप ऑनलाइन पहुंचा ही रहे हो, तो ये सिचुएशन करंट टाइम पर भी देखने को मिलती है। कैसे? तो आपको पता होगा, जो वर्किंग पीपल हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट ले लेते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए गए कॉलेज और एग्ज़ाम देकर आ गए, यानी प्राइवेट तरीके से काम करा दिया, प्राइवेट तरीके से पढ़ाई कर ली। तो ये तो अभी भी हो रहा है, ये तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ऑनलाइन वे में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा जितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल जाता है, मतलब कि जो लोग प्राइवेट पढ़ाई कर लेते हैं। हालांकि ऑनलाइन वे में क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी वे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, वर्चुअल रियलिटीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई, जो कि अपने आप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहोगे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा? भाई एग्जाम्पल कोविड-19 का ले लो।
कोविड-19 में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि कोविड की वजह से चीज़ों को पूरी तरह से ऑनलाइन पहुंचा दिया गया। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी बच्चों की। बच्चे यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे। ये सब कुछ हमने काफ़ी सारे एडिटोरियल्स इन सब आर्टिकल से संबंधित भी कवर किए हैं। हमने एक चीज़ ये देखी कि जब आप ऑनलाइन में थे, यानी कोविड के टाइम पर 2 साल हमने सारा कुछ पढ़ाया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वे में ये देखने को मिला कि कुछ लोगों को पढ़ाई मिल पाई है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाई है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाए। ऑब्वियस ही बात है, कुछ लोग गरीब हैं तो उनके पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से आएगा, या फिर कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है तो वो कुछ ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो कैसे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा लर्निंग लॉस देखने को मिला है कोविड के समय पर, ये ऑथर मेंशन करते हैं। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि हायर एजुकेशन को ऑनलाइन वे में बढ़ाया जाए, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मैंने मेंशन किया कि आने वाले टाइम पर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एजुकेशन ले पाएंगे, काफ़ी सारे लोग एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। फिर एट द लास्ट ऑथर मेंशन करते हैं कि यहाँ पे टीचर्स का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं हो सकता। जो डिजिटल डिलीवरी है, ये जो टेक्नोलॉजी का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, डिजिटल वे में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जा रहे हो, हायर एजुकेशन को ऑनलाइन बना रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो फेस टू फेस एजुकेशन होता है उसका ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं हो सकता। जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ मजबूत कर सकती है, उसको सप्लीमेंटेशन की तरह यूज़ करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो फेस टू फेस वाला एजुकेशन है उसको रहने देना चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लेकर भी एक प्रॉपरली क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर समिट के बारे में। देखो यहाँ पे ऑथर जो हैं ये हैं महेश सचदेव। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो अभी हमारे जो पीएम मोदी हैं वो 2 समिट्स को अटेंड कर रहे हैं। इस सप्ताह 2 समिट अटेंड की जाएंगी। अभी G7 समिट चल रही है, वो बेसिकली 48वीं यानी 48th G7 समिट है, और इस समिट के अंदर जो पीएम मोदी हैं ये एक स्पेशल इन्वाइटी हैं, इनको स्पेशली इन्वाइट किया गया। ये समिट जर्मनी के अंदर चल रही है। अब ये समिट के बाद आज यानी कि 28 जून को हमारे पीएम मोदी यूएई के जो प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान हैं इनके साथ में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली G7 समिट के बाद में यूएई के साथ में मीटिंग होगी इंडिया की, तो ये ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो यूएई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, खासकर चाहे आप लोग ट्रेड को ले लो यानी व्यापार, एक्सपोर्ट मार्केट, इंडियन डायस्पोरा, हर मामले में ये यूएई काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है भारत के लिए। तो ये जो समिट होगी आज, ये जो बातचीत होगी यूएई के साथ में, ये बहुत मैटर करने वाली है आने वाले टाइम के इंडिया और यूएई के रिलेशंस को लेकर। उसके बाद में ऑथर ने कुछ रिलेशंस के बारे में मेंशन किया। अब जैसे ये वाला एडिटोरियल है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स अपने पास में लिख कर रखने होंगे रिलेशंस के बारे में। जैसे करंट स्टेटस के बारे में चर्चा करें तो इंडिया और यूएई दोनों यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को निभा रहे हैं लंबे समय पहले से ही। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप मजबूत होना स्टार्ट हुए थे कब? 1966 में। 1966 वो समय था जब एच शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान बेसिकली रूलर बने अबू धाबी के। तब से ही यहाँ पर रिलेशनशिप इंडिया यूएई के बढ़ने लगे। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की गई है। साल 2019 में क्या होता है, यूएई के अंदर एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है जायद मेडल। तो यूएई ने ये जायद मेडल, जो उनका खुद का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये इंडिया के पीएम को दिया है। तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है यूएई की साइड से 2019 में, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज़ के जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी मजबूत चल रही है। हालांकि बीच में रिसेंटली कुछ डिस्प्यूट देखने को मिले, बट यहाँ पे चीज़ें वापस से रिजॉल्व आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूएई को विजिट किया था अगस्त 2015 में, और उसके बाद से फिर से क्या होता है, इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक नया कॉम्प्रहेंसिव और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। इंडिया यूएई का जो व्यापार है वो लगभग साल 2019-20 में 60 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का था, जिसको फोकस में रखा गया है। और अभी रिसेंटली जो वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया यूएई के बीच में, जहां पे बोला यह गया कि हम लोग इस व्यापार को बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो व्यापार के मामले में भी दोनों कंट्रीज़ लगातार वर्क कर रही हैं।
बाकी कल्चरल रिलेशंस ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन कम्युनिटी के बारे में चर्चा करता है। देखो यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया के बहुत सारे लोग करेंट टाइम पर रह रहे हैं। लगभग 2.6 मिलियन लोग जाकर अभी यूएई के अंदर रह रहे हैं। अब ऑब्वियसली जब वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा वो लोग हमारे कंट्री में भेजते हैं, यानी इंडिया में वो पैसा आता है जिसको हम लोग रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। यानी वो जो पैसा है वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो अभी जो करेंट टाइम पर यानी आज जो समिट होने वाली है, बातचीत होने वाली है इंडिया यूएई के बीच में, ये आने वाले टाइम पर इंडिया यूएई के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल आज मीटिंग होगी, कल फिर से आर्टिकल आएगा तो और ज़्यादा जानने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग इसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट एडिटोरियल की तरफ। आखिरी एडिटोरियल ये बात करता है फ्रीबीज़ के बारे में। अब फ्रीबीज़ क्या होती हैं उसको लेकर इसमें सुब्बा राव जी ने यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। देखो हुआ क्या, पहले आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम लोग यहाँ पे 1,000 रुपये पर वीमेन को हर महीने देंगे। यानी कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, वो यहाँ पे इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे वादे कर देती हैं, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा, ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वादे किए जाते हैं। तो यहाँ पे फोकस किया है कि जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर ये पैसा दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप ये फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये जो फ्रीबीज़ पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर वो क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रीबीज़ क्या होती है ये जान लेते हैं। देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि यहाँ पे फ्री में बिजली को ऑफ़र कर रही हैं, वाटर सप्लाई, मंथली अलाउंसेस दे रही हैं, ठीक है, वर्कर्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे गैजेट्स दिए जा रहे हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स ये बांटे जा रहे हैं, ये सब फ्रीबीज़ के अंदर आ रहा है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, फ्रीबीज़ के तौर पर लोन के ऊपर छूट दी, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटी है, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो ये फ्री में दिया तो जा रहा है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए, खासकर कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान माना जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे नुकसान माना जाता है। देखो फ्रीबीज़ को लेकर ना कुछ पॉइंट्स फेवर में हैं और कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में हैं। तो फेवर अगेंस्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले फेवर वाले पॉइंट्स को उठाते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला जाता है भाई फ्रीबीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ को प्रमोट करती है। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, यानी कि पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को राशन दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, एजुकेशन के लिए सपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें के अंदर जब पैसा खर्चा जाएगा, जब सरकार पैसा खर्चती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ के अंदर एक प्रमोशन होगा, ग्रोथ यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो फ्रीबीज़ ऐसे एस्पेक्ट में किया जा रहा है तो यहाँ पर सही है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट बोला जाता है फ्रीबीज़ की वजह से इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्टअप मिलता है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, आगे ग्रो करती हैं। कैसे? जैसे तमिलनाडु, बिहार जैसे राज्य ये क्या कर रहे हैं, ये वेमेन को सिलने वाली मशीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, साड़ीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, साइकिल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ये सब कहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके लिए जो पैसा खर्च जाएगा ये तमिलनाडु और बिहार की जो सरकार है वो अपने खुद के स्टेट के बजट से खर्च रही है, बजट रेवेन्यू से खर्च रही है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पैसा खर्चा गया सरकार के थ्रू और इंडस्ट्री से ये सामान खरीद के वेमेंस वगैरह को बांटा गया, तो इंडस्ट्री की सेल बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिल रहा है, तो ये भी एक इसका एक फेवरेबल पॉइंट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करता है कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर ये फुलफ़िल करता है। मतलब क्या कि देखो दो राज्य हैं, मान लो बराबर बराबर में, एक राज्य के अंदर फ्रीबीज़ मिल रहा है, दूसरे राज्य के अंदर यहाँ पर ये फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो दूसरे राज्य के अंदर भी मांग रहती है, एक्सपेक्टेशन रहता है। काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हाँ बिल्कुल हम लोगों को भी ये जो फ्रीबीज़ है मिलनी चाहिए। और ये जो फ्रीबीज़ है एट द लास्ट ये लेस डेवलप्ड स्टेट्स को काफ़ी मदद पहुंचाती है, यानी कुछ ऐसे राज्य जहां पे विकास जो है वो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे जो फ्रीबीज़ हैं ये वहां पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो ये भी यहां पर आप कह सकते हो इसका एक फेवरेबल पॉइंट नज़र आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यानी कि वहाँ पे जो ऑब्वियस ही बात है विकास इतना है नहीं, तो लोग यहाँ पे काफ़ी बैकवर्ड में रह गए हैं, तो उन लोगों को अपलिफ्टमेंट करना, उन लोगों को यहाँ पर सोसाइटी में ऊपर उठाना। उसके बाद में ये तो हो गए फेवर वाली बात। अब बात करते हैं फ्रीबीज़ के कुछ नेगेटिव्स के बारे में, कुछ अगेंस्ट में यहाँ पे बातें रखी गई हैं।
सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या बोला जाता है कि फ्रीबीज़ की वजह से डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि सरकार यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, अब सरकार को थोड़ी ना फ्री में मिल रही है, तो सरकार यहाँ पे उसके लिए पैसा खर्च रही है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा सरकार का बढ़ जाता है। और इसकी वजह से हमने सिचुएशन ये भी देखी है कि कई बार राज्य सरकारों को क्या करना पड़ता है, उनका रेवेन्यू ख़त्म हो जाता है तो पैसा उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ ये डायरेक्टली प्रॉमिस कर देती हैं कि हम लोग आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे और ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। ये चीज़ें को प्रॉमिस कर दिया जाता है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो भैया फ्री और फेयर इलेक्शन का तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया। आप तो यहाँ पे लोगों को लालच देकर वोट अपना ले रहे हो, ठीक है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन जो कि जिसमें इंडिया बिलीव करता है उसके अगेंस्ट में ये बातें चली जाती हैं, तो ये भी यहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट के खिलाफ में यहाँ पर काम हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ। मान लो एक जगह पर आपको सामान मिल रहा है जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, दूसरी जगह पर सामान मिल रहा है जहाँ पे वो फ्री में मिल रहा है। तो आप जहाँ पे फ्री में मिल रहा है, इंसान की टेंडेंसी ऐसी है जो फ्री में मिल रहा है उसको दो लो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उसको ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चूस लो जो भी यहाँ पे फ्री में मिल रहा है ना। ऐसी यहाँ पर ह्यूमन टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। तो होता क्या है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ किया जाएगा और हमारा रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत किया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत यह है कि बनती है और यूज़ होती है। अब बनाने के लिए कोयला ज़्यादा से ज़्यादा जलाना पड़ेगा, कोयला ज़्यादा से ज़्यादा जलेगा तो पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर ये स्टेप उठा लिया जाता है। हम लोग अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें अपने गोल तक नहीं पहुँचने देते। उसके बाद में एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो बहुत सारे केसेस क्या देखने को मिले हैं, जब हम लोग बात करते हैं बैंक्स की, तो मान लो फार्मर ने, किसान ने यहाँ पर बैंक से लोन लिया, अब लोन ले लिया, उसका बैंक को लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो फ्रीबीज़ के तहत क्या होता है, यहाँ पर लोन माफ़ कर दिया जाता है पूरी तरह से, तो बैंक के पास में वो पैसा आ नहीं पाता। बैंक यहाँ पर एक तरीके से फिर वो इकोनॉमिक क्राइसिस को सफ़र करता है, या फिर बैंक की जो भी यहाँ पर मतलब गैप है पैसों का, वो अगर सरकार चुकाती है तो सरकार के पास से खर्चा होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, फार्मर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर लोन ले लेते हैं, उनके ऊपर छूट देने जाना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रीबीज़ का कॉन्सेप्ट। तो ये बातें यहाँ पे ऑथर के थ्रू मेंशन की गई फ्रीबीज़ का कॉन्सेप्ट को लेकर, मैंने आपको डिटेल से सारी बातें यहाँ पे बता दी हैं। आई होप आपने यहाँ पर डिटेल से इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। बाकी यार कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन इसलिए मैंने आपको एडिटोरियल पहले पढ़ा है क्योंकि एडिटोरियल यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे आज के। बाकी आज की वोकैबलरीज़ को अगर हम लोग देखें तो आज का पहला वोकैब है बेलेटेंटली, इसका मतलब है एक ओपन वे में। उसके बाद दूसरा आता है मिनेसिंग, मिनेसिंग का मतलब खतरनाक। तीसरा आता है एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब यहाँ पे महत्वाकांक्षी। उसके बाद आता है नेक्स्ट वोकैब प्रोमुलगेटेड, प्रोमुलगेटेड का मतलब लागू करना। फिर लास्ट आता है डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मतलब किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, किसी की रेपुटेशन ख़राब करना, किसी को डिफेम करना, उसको बोलते हैं डिफेमेटरी। ठीक है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी यार देखो आज वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, इस वजह से मैं बस खाली अभी रिकॉर्ड करके इसको समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको कवर करवाए थे। जैसे बिजनेस पेज पर आपको एक लौता सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में चर्चा की जा रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं, बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो लोग जो है जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के अंदर पैसा सेव करते हैं, डालते हैं, तो सरकार के पास वो पैसा गया, यहाँ पे ब्याज जो है ज़्यादा मिलता है। मान लो एक दूसरी जगह पर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक अकाउंट में डाल रखा है, वहाँ पे जो ब्याज है कम मिलता है, लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो ये जो ब्याज है ना, ये हर 3 महीने के अंदर रिवाइज़ किया जाता है, हर क्वार्टर में दोबारा से रिवाइज़ किया जाता है। तो अब की बार यहाँ पे सेंटर यानी केंद्र सरकार का फोकस है कि स्मॉल सेविंग रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा, इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो अब की बार सरकार ने ये फोकस किया कि अब की बार हम लोग बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि बढ़ाया जाए। तो अभी हो सकता है वाली सिचुएशन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे सिचुएशन है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर इसको अभी स्किप भी कर सकते हो। अब देखो यार कुछ 2-4 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जिसको यहाँ पे कवर करवाना है, बट वो मैं आपके कल के साथ में मतलब कल के वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं। मेरे थ्रोट में होने लगा है काफ़ी ज़्यादा पेन, यहाँ पे मैं आज लगातार 3 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना।
चलो कोई बात नहीं यार, वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए और टाइम पर वीडियो अपलोड होनी चाहिए। आज लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। इसी के साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए थे कि इसको सेटअप किया गया है APEC के थ्रू और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ बी देखने को मिलेगा, 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को फॉर्म किया गया है, इसको रेफर किया जाता है एज अ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो आपको शंघाई में ही देखने को मिलेगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।